नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमर्स एजुकेटर्स पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं की जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री की जो बुक है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको चैप्टर वाइज अपन डेली जो भी चैप्टर है टॉपिक वाइज डेली पढ़ते चलेंगे। और क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में अब देखा जा रहा है कि जो भी नए क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं वो मैक्सिमम किससे क्रिएट हो रहे हैं, मतलब जो भी 9वीं 10वीं तथा 11वीं 12वीं की जो भी किताब है उनसे ही क्रिएट हो रहे हैं, जो भी नए क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कभी ऑब्जेक्शन लगाना होता है क्वेश्चन में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, सीधा स्टैंडर्ड बुक है तो सीधा क्वेश्चन लग जाता है। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, जो 9वीं 10वीं 11वीं तथा 12वीं की राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं, और स्पेशली जो भी इनमें से भी मैक्सिमम देखे जाए तो 10वीं की बुक में से ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। तो आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे टॉपिक वाइज, जो भी अपन एक एक टॉपिक करके पढ़ते चलेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो अपन को सबसे पहले तो इसमें सामान्य जानकारी देखने राजस्थान के बारे में। सामान्य जानकारी में कि राजस्थान का निर्माण कैसे हो, राजस्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था तथा राजस्थान के जो विभिन्न भाग हैं उनको किस नाम से जाना जाता था। तो इस तरह हम इसमें आज सामान्य जानकारी तथा परिचय को देखेंगे। अब इसमें जो दिया हुआ है कि 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से कोई भी भौगोलिक इकाई नहीं थी। 1949 से पूर्व राजस्थान क्या विभिन्न रियासतों में व रियासतों तथा रजवाड़ों में बटा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किया। तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का उपयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। और कब किया? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग कब किया? 1800 ईस्वी में किया। और नेक्स्ट 1800 ईस्वी में किया। उसके बाद जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो बुक है उसके लिखेंगे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक कब प्रकाशित की? 1829 में। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम रायथान तथा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। और कब किया? 1800 में। 1829 में कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के लिए किस वर्ड का उपयोग कर रहा है? राजस्थान तथा रायथान। इस किसने उपयोग किया? कर्नल जेम्स टोड ने। आगे देखते हैं एक बार। स्वतंत्रता के बाद जब राजस्थान विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रख दिया गया। राजस्थान को पहले ये तो क्लियर हो गया, राजस्थान को पहले राजस्थान नाम से नहीं जाना जाता था, बिकॉज राजस्थान क्या विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। बाद में जब देश आज़ाद हुआ, एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो बाद में इसको क्या नाम से जाने लगा? सर्वसम्मति से राजस्थान। और कब से जाना जाने लगा ये राजस्थान? 30 मार्च 1949 से अपन इसको क्या जानते हैं? राजस्थान, जो आज का राजस्थान है। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। ये भी आपको हल्का सा याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। जो राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र थे, राजस्थान के जो विभिन्न स्थान थे, उनके प्राचीन अभिलेखों तथा साहित्य में अलग अलग नाम मिलते हैं। किसी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था तथा किसी को किस नाम से, उनको अभी अपन डिटेल में देखते हैं। ठीक, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन है। ऋग्वेद में किन किन की जानकारी मिलती है? मरु के बारे में जानकारी मिलती है, धन्व के बारे में, जांगल के बारे में, मत्स्य, शूरसेन। मरु और धन्व दोनों का एक ही अर्थ है। इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के लिए किया जाता था। तो मरु का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? मरु और धन्व का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जोधपुर संभाग के लिए किया जाता है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था, कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। ये जो जोधपुर को पहले मरु के नाम से, बाद में मरुवार तथा
इसके बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। ये लेटेस्ट अभी जेईएन के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि जोधपुर को किस नाम से जाना जाता था, तो उसमें ऑप्शन था मरु, ये भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता था जहां समी, कैर या पीलू आदि होते हैं। जो जांगल शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जहाँ की भौगोलिक स्थिति में समी, कैर तथा पीलू आदि के पेड़ होते हैं, वहाँ इसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जांगल प्रदेश में कौन कौन सा भौगोलिक क्षेत्र आता है, तो बीकानेर, नागौर के आसपास का जो भी क्षेत्र हो जांगल प्रदेश कहलाता है। ठीक। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ। जब महाभारत देखते हैं तो उसमें मत्स्य नरेश आते हैं। मत्स्य जो देश है उसके अंतर्गत जो भी भौगोलिक प्रदेश है वो कौन सा आता है, जो भी अलवर का कुछ भाग, भरतपुर का कुछ, जयपुर का, ये कुछ इसके अंतर्गत आते हैं। और इसकी जो राजधानी थी मत्स्य की, ये क्या थी, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। तो ये भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आया होगा कि मत्स्य नगर की जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। जिसको हाल में प्राचीन काल में बैराट के नाम से जाना जाता था, हाल में विराटनगर के नाम से। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित है। और राजस्थान में दो महाजनपद थे, एक मत्स्य, दूसरा सूरसेन। मत्स्य में अलवर हो गया, भरतपुर का कुछ भाग हो गया और जयपुर का कुछ भाग हो गया। और जो दूसरा महाजनपद था वो था सूरसेन, जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। उसमें कौन सा भाग आता था, उसमें भरतपुर का और करौली का कुछ भाग आता था। और इसकी राजधानी क्या थी, सूरसेन की मथुरा। प्राचीन भारत में टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 महाजनपद, जिनकी जानकारी बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। इनके बारे में जानकारी मिलती है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माई नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल, माई नदी के जो किनारे पर बसा हुआ जो क्षेत्र था वो कांठल कहलाता था, क्योंकि यह माई नदी के किनारे पर स्थित था। किनारे का ही अर्थ होता है कांठा। और इसके आगे देखते हैं, 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में 56 गांव स्थित होने के कारण वहाँ का जो भूभाग था वो 56 का मैदान कहलाता था। आगे नेक्स्ट चलते हैं। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजौलिया तक का जो पठारी होने के कारण जो क्षेत्र है वो उपरमाल कहलाता है। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आया हुआ है। जो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजौलिया तक के जो भी पठारी भाग है वो क्या कहलाता है, उपरमाल कहलाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। उदयपुर के आसपास जो भी अरावली की पहाड़ियां हैं उनकी अवस्थिति के कारण वहां का जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है, गिरवा कहलाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड। जैसलमेर राज्य उसका प्राचीन नाम क्या है, मांड। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है। ये भी क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र का कहलाता है बांगड़। और जो शेखावाटी का क्षेत्र का कहलाता है बांगर। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र है। जो सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो अब एक बार मैं यहाँ तक आपको इसका ओवरऑल बता देता हूँ। जो जोधपुर का क्षेत्र उसके लिए मरु तथा धनब का उपयोग किया गया है। बीकानेर, नागौर के क्षेत्र के लिए जांगल का उपयोग किया गया है। अलवर, भरतपुर तथा जयपुर आदि के लिए किसका उपयोग किया, मत्स्य का। और जो भरतपुर और करौली के लिए सूरसेन का भी उपयोग किया गया है। और माई नदी के कांठे पर बसे होने के कारण जो बांसवाड़ा का क्षेत्र वो क्या कहलाता है, कांठल। बांसवाड़ा का क्षेत्र वो कांठल कहलाता है। ठीक है। और जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांव की स्थिति के कारण जो वहाँ का क्षेत्र वो कहलाता है 56 का मैदान कहलाता है। इसके आगे भैंसरोडगढ़ से लेकर बिचौलिया तक का जो भी क्षेत्र है उसके बीच का वो कहलाता है उपरमाल का पठार। ठीक। और जैसलमेर को मांड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मांड गाय का जो आती है, अला जलाई बाई आती है मांड गाय का। और उसके अलावा अपन को याद रखना, कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है हाड़ौती कहलाता है। और सीकर, चूरू, झुंझुनू ये क्या कहलाते हैं,
अपने सीकर चूरू झुंझुनू ये शेखावाटी के नाम से जाने जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे इसके आगे अपन देखेंगे इतिहास काल का विभाजन है जो यहाँ से अपन देखेंगे इसके आगे। तो हम जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम आगे मतलब हमारी जो वीडियो हो आप तक इजीली पहुंच सकें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।